जनवरी 2025। मेरा दोस्त जो टीसीएस में 8 साल से काम कर रहा है, उसने मुझे कॉल किया। उसका टोन थोड़ा ऑफ था। बोला, यार एआई टूल्स आ गए हैं, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स में हेड काउंट्स कट हुए हैं, मैं फिलहाल के लिए सेफ हूँ, लेकिन पता नहीं कब तक। ये पूरा एग्जैक्ट वर्ड्स लाइंस उसके थे। मैंने तभी मेरे दिमाग में एक क्लिक किया कि मैंने एक सीरियसली रिसर्च शुरू किया कि एक्चुअली एआई से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान। एंड जो मुझे मिला वो बहुत शॉकिंग था और बहुत ही सीरियस था। जो रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे सोचते हैं दुनिया वैसी नहीं चलती है, सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट उन लोगों के लिए है, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद अग्रवाल। वेलकम टू फाइनेंस सारथी। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जा रही है। पब्लिकली अवेलेबल डाटा से पूरा एनालिसिस बनाया गया, एक पिक्चर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं आप लोगों से 5 चीजों के बारे में बात करूंगा। एक, एआई एडॉप्शन, कौन सी कंपनीज हैं जो एआई एडॉप्ट कर रही हैं। दूसरा, सबसे कंजर्वेटिव इनसाइट, एआई एक्चुअली किसको हट होगा, और जवाब शॉकिंग है। थर्ड, इंडिया में एआई का रियल मनी स्टोरी क्या है। ये तो हिंट जैसे कि ये सॉफ्टवेयर नहीं है, बट इसका रियल स्टोरी क्या है। फोर्थ, मेरा ऑनेस्ट टायर वाइज असेसमेंट आप लोगों को मिलेगा। 5, कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एक्शन होना चाहिए, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले एक नंबर सुनिए, 225 बिलियन रुपीस। पहले एक नंबर सुनिए, 225 बिलियन डॉलर रिलायंस ने अनाउंस किए थे। रफली 110 बिलियन डॉलर किया, 100 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर। 3 कंपनीज एक साल में एक सेक्टर में रफली 19 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये इंडिया के पूरे एनुअल डिफेंस बजट का रफली 3 टाइम्स है। सो ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कूलिंग यूनिट्स इंस्टॉल हो रहे हैं, पावर लाइंस कमीशन हो रहे हैं, ये जा रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर कहाँ गलत जगह फोकस कर रहा है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। पहले समझते हैं एआई एडॉप्शन क्या हो रहा है इंडिया में, और 10 रियल कंपनीज जो रियली इसे यूज कर रहे हैं, क्विकली से आपके साथ मैं प्रेजेंट करता हूँ। बजाज फाइनेंस 100% मार्केटिंग ऑटोमेशन में जा चुका है। उसने अपना एआई से जनरेट हो रहे हैं उसके बैनर एड्स, उसके एफिशिएंसी ऑफ कोडिंग, सब कुछ एआई से वो करवा रहा है। इवन की कंज्यूमर कॉल्स एआई से एनालाइज होके जा रहे हैं। इसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो में इंप्रूवमेंट देखा गया है बजाज फाइनेंस में। सेकंड कंपनी है पाइन लैब्स, जो ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, आईपीओ आने का चांसेस है। एआई क्या कर रहा है, इस पे 60% टेक्निकल टर्मिनल एरर्स को रिजॉल्व कर रहा है। 50% मर्चेंट सपोर्ट्स, ईमेल्स जो जा रहे हैं एआई से जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू में इसका 24% का ग्रोथ देखा गया। एम्प्लॉय कॉस्ट सिर्फ 4% बढ़ोतरी दिखाई गया है एम्प्लॉय कॉस्ट में। मींस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू 24% से बढ़ रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन ओनली 4% से बढ़ रहा है। क्यों? डायरेक्टली एआई एफिशिएंसी बढ़ा रही है कंपनीज। लेंसकार्ट में भी एआई का काम पूरा तरीके से देखा जा रहा है। डिजिटल आई चेकअप सेटअप कर रहे हैं एआई से। आपके फ्रेम, आप फोटो में अपना कैमरा उठाओगे, फोटो में देखोगे आपके ऊपर क्या कौन सा फ्रेम अच्छा लगेगा, पूरा एआई से काम चल रहा है। फोर्थ कंपनी है पेटीएम रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम एआई के थ्रू कर रहा है। पेटीएम फ्रॉड डिटेक्शन में, जो फ्रॉड इनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसमें एआई का एडॉप्शन कर रहा है। लेकिन आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस, बिजनेस मॉडल्स टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, तो उसमें एआई किस तरीके से हेल्प करेगा ये देखने की चीज है। फिफ्थ कंपनी है NIIT लर्निंग सिस्टम, जिसका 11% टोटल रेवेन्यू एआई इनेबल्ड सर्विसेज से आ रहा है। एआई अवतार्स आर की रोल प्ले कर रहे हैं फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। सिक्स्थ कंपनी है एआई स्मॉल फाइनेंस बैंक, 60% फ्रॉड अलर्ट मॉनिटरिंग एआई से हो रही है, जो डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग कर रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फंडामेंटली इंटरेस्टिंग कंपनी है। एआई एडॉप्शन एक एडिशनल पॉजिटिव लेयर है, बट ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हेडविंड्स भी देखो। सेवेंथ कंपनी है इक्जिको, ये एक ओटी है। ओटीए मींस ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। इसमें एआई असिस्टेंट के थ्रू 89% यूजर्स चैट क्वेरीज रिजॉल्व हो रहे हैं। 76% वॉइस कॉल्स एआई हैंडल कर रही है। रिजल्ट इसमें हाई रेवेन्यू पर एम्प्लॉय मेट्रिक में रेवेन्यू बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। ट्रैवल इंडस्ट्री में कंज्यूमर का क्वेरीज मैसिव होते हैं, जैसे कि बैंकिंग बुकिंग चार्जेस क्या होते हैं, कैंसिलेशन चार्जेस, पीएनआर स्टेटस जो होते हैं, तो 90% क्वेरीज इसकी एआई से सॉल्व हो रही है। विरंदा लर्निंग, इसमें एआई बॉट्स क्वेरीज हैंडल करने में बहुत मदद कर रही है। एआई डबिंग कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में बहुत काम कर रहे हैं। रीजनल लैंग्वेज डबिंग ये जेन्युइनली इंडिया स्पेसिफिक इनोवेशन है, और रीच एक्सपेंड होते हुए दिख रही है विदाउट एनी मेजर कॉस्ट। मेनली एड टेक सेक्टर में अभी कंपटीशन इंटेंस है। एआई एलोन उसमें पूरा डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, बट उसमें केयरफुली एआई को एडिशनल लेयर की तरफ से रेडी किया जा रहा है। नाइन्थ कंपनी है एल कार्गो लॉजिस्टिक्स,
जो क्या ना एआई इसमें क्या काम कर रहा है, बार कोड स्कैन से ऑटोमेशन, शिपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपरेशन, जो 24/7 ट्रक फ्लीट और डिलीवरी स्टाफ मॉनिटरिंग का काम है, मैनुअल डाटा एंट्री का काम है, इसको एलिमिनेट किया जा रहा है। एआई क्या कर रही है, डायरेक्ट बार कोड स्कैन कर रही है और शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन तक कंप्लीट कर रही है, जिससे क्या ना ह्यूमन एरर रिड्यूस हो रहा है एंड कंप्लायंस बेटर होते दिख रही है। 10th कंपनी है नवनीत एजुकेशन, 1.8 लाख वेरीफाइड रिसोर्स पे ट्रेंड एआई प्लेटफॉर्म इस पे काम कर रही है। टीचर इंस्टेंट लेसन प्लान्स कर पा रहे हैं, पीपीटीज जनरेट कर पा रहे हैं। इसमें ये कंपनी एआई डिजिटल में मैसिव शिफ्ट करने की कोशिश पे है। फ्रेंड्स, ये जो हमने 10 कंपनी के बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, एआई से ये क्या काम करवा रहे हैं एंड एआई को ये कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना, इसमें से मुझे ओनली एक्जिको या फाइन लैब्स जो है ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है, और बाकी सब क्या ना इन्वेस्टमेंट फेज में है, वो अभी उस पर काम कर रहे हैं। मीन्स क्लेम वर्सेस प्रूफ, ये जो डिफरेंस है ना, रिटेल इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए। लेकिन ये सब सिर्फ एक पार्ट है स्टोरी का, बड़ी स्टोरी कहाँ कहीं और है, अभी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आते हैं वो इनसाइट पे जो मेरे फ्रेंड के कॉल आने के बाद मैंने रिसर्च करके डिस्कवर किया, और ऑनेस्टली ये मुझे जेन्युइनली शॉक किया है, क्योंकि मैंने सोच रहा था एआई आईटी कंपनीज को बेनिफिट करेंगे, लेकिन ये जो रिसर्च है ये और ही कुछ मुझे बता के जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनो। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, एआई आया है मतलब टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब खरीदना चाहिए, ये सब शेयर्स खरीदना चाहिए। क्यों? ये सब में प्रॉफिट देख सकते हैं, देखने मिलेगा। मैं आपको बताऊं, टीसीएस ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए गाइडेंस दिया, जिसमें उसने कहा है कि 1.5 से 3.5% का ग्रोथ देखने मिल सकता है। इन्फोसिस में ने भी सिमिलर गाइडेंस दी है। ये नंबर एक सेक्टर के हैं जो स्टेबल है, लेकिन ग्रोथ व्हीकल नहीं रहा। क्यों? मैकेनिज्म समझो। आईटी कंपनी कैसे कमाती है, मैन आवर्स पे वो कमाती है, मतलब एक टीम 8 घंटे 22 दिन क्लाइंट को बिल करती है, लेकिन पर आवर के बेसिस पे। एआई ने क्या किया, 3 दिन का काम 3 घंटे में कर दिया है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं, एचडीएफसी बैंक टीसीएस का को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता, लेकिन 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो 30 करोड़ हो जाता है क्वाइटली रिन्यूअल पे। समझ रहे हो? जो एचडीएफसी बैंक टीसीएस को सोचिए एक प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ देने वाला था, लेकिन अब 30 करोड़ हो जाता है। क्यों? एआई इंटरवेंशन की वजह से आपके वर्क जो आवर्स बिल होते हैं ना, पर आवर बिलिंग, वो तो कम जा रहे हैं। जो काम आप 3 दिन में करते थे, अब वो 3 घंटे में हो रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आईटी सर्विसेज का स्टॉक अभी करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट बोल रहा है कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं सोचता हूं ये साइक्लिकल करेक्शन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रीप्राइसिंग है। नाउ आपका क्वेश्चन होगा, तो फिर एआई से एक्चुअली बेनिफिट कमा कौन रहा है इंडिया में? मैं सच बताऊं, एआई देखिए कोई सॉफ्टवेयर स्टोरी नहीं है, एआई एक रियल स्टेट स्टोरी है। एआई इज ए पावर स्टोरी, एआई इज ए कूलिंग स्टोरी। एक एआई सर्वर कन्वेंशनल सर्वर है, उसे 6 घंटे से ज्यादा, मतलब 6 गुना ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है। उसे एक मैसिव बिल्डिंग चाहिए, उसे 24/7 पावर चाहिए, उसे सीरियस कूलिंग सिस्टम चाहिए, उसे हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स चाहिए। तो एआई का जो पैसा है वो सॉफ्टवेयर में नहीं जा रहा है, एआई का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा रहा है। अब समझते हैं एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है। उसके लिए ना मैं आपको ना डाटा सेंटर का एक स्टोरी पूरा अच्छे से समझाता हूँ। इंडिया की जो डाटा सेंटर स्टोरी है, इंडिया ग्लोबली 20% डाटा प्रोड्यूस करता है। इंडिया के पास ग्लोबली 3% डाटा सेंटर कैपेसिटी है, लेकिन मतलब इंडिया का डाटा प्रोसेस होने के लिए बाहर जाता है, सिंगापुर में या यूएस में प्रोसेस होके वापस आता है। इंडिया फॉरेन कंपनीज को पैसा देता है अपना डाटा प्रोसेस कराने के लिए। तो ये जो गैप है ना, ये क्लोज करना है। ये गैप क्लोज करने के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, और वहां पर ही 19 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये गैप क्लोज करने के लिए। मैं अभी करंट स्टेटस की और बात करूं तो इंडिया की अभी ऑपरेशनल कैपेसिटी रफली 2 गीगावाट है। मॉर्गन स्टैनली प्रोजेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 31 में रफली 10 गीगावाट का एक्सपेंशन हमें देखने मिलेगा, जो कि 5 टाइम्स एक्सपेंशन है। 5 साल में रफली 2/3 एआई डेडिकेटेड वर्कलोड्स होगी। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो वो 19 लाख करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है, कौन से गैप फिल करने में जा रहा है। नाउ मैं आपके साथ अभी ना 3 ऐसे इनिशिएटिव शेयर करना चाहता हूं जो आपको और कॉन्फिडेंट दिलाएगा मैं जो कह रहा हूं उस बात पे। पहला, पॉलिसी। फरवरी 2026 यूनियन बजट में 21 साल का टैक्स हॉलिडे फॉरेन क्लाउड कंपनीज के लिए लाया गया, इंडिया में डाटा सेंटर्स ऑपरेट करने के लिए। यह वही इनिशिएटिव स्ट्रक्चर है जो अर्ली 2000s पे आईटी बूम के लिए लाया गया था, जिसके लिए आईटी बूम पॉसिबल हुआ था। तो इतने बड़े अगर पॉलिसी लाए जा रहे हैं, दैट्स मीन कि कुछ बहुत बड़ा इफेक्टिव होने वाला है। सेकंड बहुत बड़ा कैटलिस्ट इनोवेशन जो मैं इनिशिएटिव मैं आपको बताना चाहूंगा, हाइपर स्केलर कमिटमेंट। गूगल ने अपना लार्जेस्ट एआई हब आउटसाइड यूएस कहाँ चुना है पता है आपको? विशाखापत्तनम में चूज किया। सिंगापुर और जकार्ता को इग्नोर करके कहाँ चूज किया? विशाखापत्तनम में। तो ये एक सिग्नल है कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट और एडब्ल्यूएस भी इंडिया में आ रहे हैं इसी चीज के लिए। थर्ड जो इनिशिएटिव या कैटलिस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्रेंड्स, रिलायंस जामनगर में 3 गीगावाट फैसिलिटी, अदानी के 6 सिटिंग्स में ऑपरेटिंग, एंड भारती एयरटेल के डाटा सेंटर में एंट्री,
ये बहुत बड़ा चीज हमें सिग्नल देता है। तो जब एक सेक्टर में पॉलिसी, हाइपर स्केलर कमिटमेंट, और मैं आपको बताऊं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के कैपेक्स या फिर उनके आईपीओ पाइपलाइन, ये सब 12 महीने में होते हैं ना, तब इंस्टीट्यूशनल जो कैपिटल पहले से कहाँ पोजीशन है या कहाँ पे पहले से तैनात हो चुका है, ये हमें सिग्नल दे रहा होता है। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये विंडो अभी भी ओपन है, लेकिन नैरो हो रही है नाउ। और एक डिटेल जो पब्लिकली अवेलेबल है, रियल एस्टेट कंस्ट्रेंट, ये आपको मैं अच्छे से और लिंक करता हूँ। देखिए, डाटा सेंटर कहीं भी नहीं बन सकता है, 3 चीज साइमल्टेनियसली चाहिए। क्या? सिक्योर, बड़ा सिक्योर लैंड, 24/7 पावर बैकअप, और सब सी ऑप्टिकल फाइबर केबल के पास या आपका डाटा सेंटर बन सकता है। इंडिया में ये केबल सिर्फ 2 जगह लैंड होते हैं, मुंबई और चेन्नई। इसीलिए इंडिया का 50% प्लस डाटा सेंटर कैपेसिटी मुंबई में है। आपको अभी पता चला गूगल ने क्यों विशाखापत्तनम चूज किया? आप लिंक कीजिए, क्यों सब सी ऑप्टिकल फाइबर वहां पे लैंड हो रहे हैं। चेन्नई और विशाखापत्तनम ये बहुत ही कॉन्क्रीट एरिया हो रहा है, और प्लस मुंबई, क्यों? इसी प्लेस में आपके डाटा ऑप्टिकल फाइबर्स लैंड हो रहे हैं। यहाँ पर ही चाहिए बड़े जमीन, आप लैंड चाहिए, 24/7 पावर बैकअप चाहिए रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। नाउ मैं आपको 7 लेयर वैल्यू चेन समझाता हूँ। हर लेयर अलग अपॉर्चुनिटी है, और एक लेयर है जो सबसे कम अटेंशन पा रहा है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग भी है। तो 7 लेयर्स में कैसे ये पूरा काम होगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट लेयर है ऑपरेटर्स। पहले सिंपली समझो, डीएलएफ या गोदरेज प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, वो मॉल बनाते हैं और जारा, एच&एम को रेंट पे देते हैं। तो टेनेंट आता है, लॉन्ग टर्म लीज साइन होता है, रेगुलर रेंट आते रहता है। सिमिलरली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एडब्ल्यूएस ये अपने बिल्डिंग्स बनाना नहीं चाहते, ये लीज पे लेना चाहते हैं, और ऑपरेटर्स बिल्डिंग बनाते हैं, मेंटेन करता है, टेनेंट को स्पेस देता है। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर्स का काम कौन कर रहा है? अदानी। अदानी के ऑपरेटिंग मल्टीपल सिटीज में है। अच्छा, भारतीय एयरटेल का नेक्स्ट्रा बैंड टाटा कम्युनिकेशंस के है, पार्शियल प्ले कर रहा है। बिकॉज आपका टेनेंट गूगल या माइक्रोसॉफ्ट है, इंटरनेशनल कंपनीज हैं ये लोग, तो आपका जीरो रिस्क डिफॉल्ट का एक यहाँ पे सिक्योरिटी देखने मिलता है। सेकेंड लेयर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर। आपका जो बिल्डिंग है उसमें अगर म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई नहीं आएगा या इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, तो बिल्डिंग में आप रेंट पे जाओगे, टेनेंट पे जाओगे? नहीं जाओगे। सिमिलरली जब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे बड़ी कंपनीज अपने डाटा सेंटर के लिए यहाँ बनाएंगे, उन्हें क्या चाहिए होगा? पावर बैकअप चाहिए होगा। और पावर बैकअप कैसे? 24/7 पावर बैकअप चाहिए होगा। आप समझ रहे हैं, एक नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग के लिए ना 5 मेगावाट पावर यूज करता है, ठीक है। एक मीडियम डाटा सेंटर जो था 50 से 100 मेगावाट करता है, और एक लार्ज हाइपर स्केल एआई डाटा सेंटर जो था 500 से 1 गीगावाट, 500 मेगावाट से 1 गीगावाट तक पावर बैकअप उसमें जरूरी होता है। तो इसके लिए कौन सी कंपनीज आगे आ सकती हैं? एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर। तो ये लेयर क्लियरली इंटरेस्टिंग है कि नहीं, आप बताइए। इसीलिए आप देखिएगा जो 20 का बात किया जाता है, बीईएसएस, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, बैकअप पावर। जो ग्रिड फेल हो, अगर ग्रिड फेल भी हो जाए तो बैटरी बैकअप तुरंत टेक ओवर करती हो। क्यों? इसमें नॉन नेगोशिएबल आपको बैटरी बैकअप पूरा चाहिए होता है, पावर बैकअप आपको 24/7 चाहिए होता है। तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। तो डाटा सेंटर बूम, एडिशनल डिमांड है इनके लिए, समझ रहे हो। थर्ड लेयर क्या है? कूलिंग लेयर। जैसे कि सोचो, आपका फोन, अगर आप 10 ऐप के साथ उसे चलाओगे, गेमिंग करोगे, कैमरा यूज करोगे, तो फोन आप देखना गर्म होता है। हम कई बार बोलते हैं मेरा फोन गर्म हो रहा है, फोन हॉट होते जाता है या शट डाउन हो सकता है। अब एक एआई सर्वर इमेजिन करो जो 24/7 मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहा है, बिलियंस ऑफ कैलकुलेटर्स पर सेकंड, कितने हीट जनरेट होगा? काफी हीट जनरेट होगा। उसके लिए क्या चाहिए होगा? कूलिंग पावर चाहिए होगा। बिकॉज विदाउट कूलिंग पावर एआई सर्वर डैमेज हो सकता है, और डैमेज सर्वर बहुत बड़ा नुकसान फेस करता है, बिलियन ऑफ डॉलर्स का क्लाइंट्स का डाटा रिस्क पे आ सकता है। अब ये कूलिंग लेयर के लिए ना 3 सब लेयर्स हैं। 3 सब लेयर्स क्या है? फर्स्ट क्या है? इक्विपमेंट। चिलर के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए। मतलब इमेजिन एक चिलर यूनिट है, तो घर की अगर 1 टन एसी होती है, डाटा सेंटर चिलर की 500 टन की कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो उसमें कौन सी कंपनी से एंगेज है? वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सब जो इलेक्ट्रिक, जो एसी, केआरएन हीट एक्सचेंजर, ये कंपनीज इसमें एंगेज्ड है। सेकंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पाइप्स, पंप्स और फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम, कूलेंट, लिक्विड, ये सबको सर्वर तक पहुंचाने के लिए भी तो चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे बॉडी में ब्लड आर्टिकल्स और जैसे काम करते हैं, डाटा सेंटर में पाइप्स और पंप्स यही काम करते हैं, कूलेंट को सर्कुलेट करना। तो इस चीज के लिए कौन सी कंपनी एंगेज है? किर्लोस्कर ब्रदर्स, आप उसको एंगेजली देखोगे। सब लेयर 3 केमिकल्स मोस्ट इंटरेस्टिंग है। जैसे रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर गैस होती है और कूलिंग क्रिएट होती है, एआई डाटा सेंटर में स्पेशलिस्ट एक केमिकल्स चाहिए होते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को हैंडल करते हैं। और इसमें गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, एसआरएफ कंपनीज दोनों स्पेसिफिकली केमिकल्स बनाते हैं और कूलिंग केमिकल्स प्ले में की रोल प्ले करते हैं। फोर्थ लेयर पावर इक्विपमेंट। जैसे सोचिए घर के अंदर बिजली आती है, लेकिन डायरेक्टली वायर नहीं होती, मीटर होता है।
मेन स्विच होता है, एमसीवी होता है, स्टेबलाइजर होता है, ये सब क्या है? पावर इक्विपमेंट है। तो सिमिलरली एआई के लिए, एआई डाटा सेंटर के लिए भी ट्रांसफॉर्मर्स, यूपीएस, जनरेटर्स, ये सब चाहिए होंगे। तो कंपनीज जो जनरल मार्केट लीडर है, क्यूमिंस इंडिया, डीजल जेनेट्स कौन सी है? किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स। ट्रांसफॉर्मर्स के लिए सीजी पावर। तो फ्यूल सेल्स के लिए एमटीआर टेक्नोलॉजीज। फ्यूल सेल सिस्टम्स के लिए क्या है? ब्लूम एनर्जी। तो ये जो लेयर है, ये जो लेयर आप देख रहे हो ना, ये जो पावर इक्विपमेंट्स के लेयर है, ये सारी कंपनीज मिलके सप्लाई कर सकती हैं जो डाटा सेंटर इंडिया में बनने जा रही है उस पे। फिफ्थ लेयर क्या है? केबल्स एंड वायर्स। ह्यूमन बॉडी में नर्व्स हैं, ब्रेन से सिग्नल बॉडी के हर पार्ट तक कैसे पहुंचता है? नर्व्स के थ्रू पहुंचता है। सिमिलरली डाटा सेंटर में केबल यही काम करती है, पावर और जो डाटा वो सही जगह पहुंचाना, इस केबल्स एंड वायर्स का काम है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिकली सर्वर्स तक पहुंचाना, एक लार्ज डाटा सेंटर में लिटरली थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स का केबल चाहिए होता है। पावर केबल्स, पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल्स। तो ये सारे जो कंपनीज है ना, इस डिमांड, ये फाइबर एंड वायर्स का डिमांड फुलफिल करने में बहुत बड़ा की रोल प्ले कर सकता है। सिक्स्थ लेयर जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेमीकंडक्टर। ये लेयर डाटा सेंटर का एक्चुअल ब्रेन है। और इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग 2 से 3% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट का प्रोड्यूस हो रहा है। ज्यादातर कहाँ से आता है? यूएसए, ताइवान एंड साउथ कोरिया से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। बट कुछ कंपनीज जैसे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी या फिर काइनेस टेक्नोलॉजी, ये सब एक्टिवली एंगेज्ड हैं इन प्रोड्यूसिंग द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आने वाले दिनों में बहुत बड़े बूम मार्केट बन सकती है, आप देखिएगा। सेवेंथ लेयर है कंस्ट्रक्शन एंड ईपीसी। डाटा सेंटर कोई नॉर्मल बिल्डिंग, ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं है, हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। और ऊपर के जो 6 लेयर्स है ना, वो उसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए ना, वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। और मैं आपको एक बताऊं, अदानीज डाटा सेंटर और एयरटेल के जो नेक्स्ट्रा फैसिलिटीज डाटा सेंटर हैं, इस सब में एल&टी इस फैसिलिटीज को बनाने के लिए एक्टिवली एंगेज्ड है और मेजर डाटा सेंटर बिल्ड में इन्वॉल्व है इंडिया में। एल&टी के लिए डाटा सेंटर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है and L&T can play the most reliable, most accessible and most important role in this sector. So friends, जो मेरे फ्रेंड का सवाल था कि एआई से मेरी जॉब सेफ है क्या, और जो इन्वेस्टर का सवाल है कि एक्चुअल पैसा एआई का जा कहाँ रहा है। लोग टीसीएस, विप्रो के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन एआई का एक्चुअल पैसा जा कहीं और ही रहा है। 19 लाख करोड़ रुपए का मैं आपको पूरा चेन समझाया और लेयर से मैं समझाया कि कौन से लेयर में डाटा सेंटर बनते हैं, उसके लिए कौन से कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज एंगेज्ड हैं। इवन कि एक कूलिंग सिस्टम के केमिकल से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक माइन्यूट से माइन्यूट लेयर हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। अब मेरे ख्याल से एआई किसको हट करेगा पता है? जो लोग आवर्स बेचते हैं, मींस आईटी सर्विसेज, स्ट्रक्चरल अर्निंग्स को उनको रीसेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जो भी अपने आवर्स बेच के कमाते थे ना, वहां पे उनको एक सेटबैक लगेगा एआई की वजह से। उनको वो चीज पूरा साइकिल चेंज करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर को ये मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए। एआई थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा, मतलब आईटी स्टॉक्स के पीछे नहीं दौड़ के कहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कूलिंग, केमिकल्स, कहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। आपको कंपनीज खोजने हैं, आप स्क्रीनर.इन पे फंडामेंटल्स देखिए, वहां पे विदाउट पेड रिसर्च भी आप बहुत कुछ देख सकते हो। फ्रेंड्स, अपना रिसर्च करो, मैं आपको लाइन बता दिया, अपना एडवाइजर से बात करो, ये लैंडस्केप समझो, सिर्फ इनसाइट देता है, डिसीजन आपका रहेगा। फ्रेंड्स, कमेंट करो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और बताओ 7 लेयर में से कौन सा इंटरेस्टिंग आपको लगा। ये वीडियो मेरे फ्रेंड जैसा सबके जो मन में था, एआई मुझे इफेक्ट करेगा क्या, और एआई से क्या, कहाँ पे फायदा जाने वाला है, एआई कहाँ पे प्ले कर रहा है मेनली। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा, ये पर्सपेक्टिव जरूर समझ आना चाहिए सबको। फाइनेंस साथी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो अगले वीडियो में, और कौन से टॉपिक पे आपको समझना है ये मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा उस पर प्रॉपर रिसर्च करके मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।